आज बातचीत का विषय रोहित वेमुला की याद है। अमूमन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरी समझदारी है, जो मेरा नजरिया है, मेरी दृष्टि है, उसके मुताबिक अपनी बातें कहूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक और आग्रह करता हूँ, आप भी अपनी कुछ बातें कहिए, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप रोहित वेमुला को कैसे याद करते हैं। आपके लिए रोहित वेमुला क्या एक शब्द है, या कोई एहसास है, या विचार है, या प्रेरणा का कोई नाम है। जब मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं तो मैं भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, एक किताब, इसको सुबह से पलट रहा हूं। ये जो आगाज कर रहा उसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। भगत सिंह को याद करते हुए हम एक प्रेरणा लेते हैं कि उनके लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाने के लिए आमादा है। भगत सिंह अपनी आखिरी चिट्ठी में, जो बहुत छोटी सी चिट्ठी है, इस चिट्ठी में भगत सिंह ने साफ तौर पर ये बातें कही हैं कि वो जीना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, शर्तों पे, किसी और की शर्तों पे नहीं, झुक कर नहीं, कमजोर होकर नहीं। भगत सिंह कहते हैं कि मैं चाहता तो जी सकता था, लेकिन मैं अगर आज पीछे हटा तो मैं कमजोर समझा जाऊंगा। भगत सिंह कहते हैं कि मेरी शहादत आने वाले वक्त में इंकलाब लाएगी। और इसके साथ भगत सिंह कहते हैं कि माएं अपने बच्चों को भगत सिंह का किस्सा सुनाया करेंगी। और वो जो इंकलाब, वो जो एक ख्वाब था, उसको लेकर के हम आज कहां खड़े हैं, इस बात की अपील बार बार भगत सिंह हमसे करते हैं। ये सवाल भगत सिंह लगातार हमसे पूछते हैं। तो भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा, बहुत गहरी बातें, बहुत विस्तृत बातें, बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने ये सारी बातें लिखी हैं। उसके साथ साथ भगत सिंह एक विचार बन चुके हैं। मैं आज जब रोहित वेमुला को याद कर रहा हूँ, या मेरे जैसे अनगिनत लोग जो रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं, जो रोहित वेमुला से प्रेरणा लेते हैं, जिनके लिए रोहित वेमुला केवल किसी शख्स का नाम मात्र नहीं रह गया, जिनके लिए रोहित वेमुला के शहादत का यह दिन यानी 17 जनवरी साल दर साल गुजरने वाली कोई नामालूम सी तारीख मात्र नहीं है, उनके लिए विश्वविद्यालयों का अर्थ कुछ अगर बदला है, आंदोलनों का कुछ अर्थ अगर बदला है, तो मैं उन लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा गांव गांव चल करके हम ये सवाल पूछे लोगों से कि आपको पता है रोहित वेमुला कौन था? कहने को तो उसने आत्महत्या की, फांसी लगाई, लेकिन आपको पता है कि यह सब क्यों हुआ? ये सवाल क्या आज किसी मीडिया बहस से लेकर के किसी भी ऐसे संस्थान में पूछा जा रहा है, विश्वविद्यालयों में पूछा जा रहा है क्या कि रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले लोग कौन थे? और क्यों कहा जाता है कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई? अगर यह हत्या है तो इसके गुनहगार आज 5 साल बाद कहां हैं? अगर रोहित वेमुला ने एक लड़ाई लड़ते हुए यह कदम उठाया तो इसके लिए मजबूर किसने किया? ये सवाल मेरे मन में है और जो मैं आपसे मुखातिब होकर के पूछ रहा हूं। मेरी चिंता उन युवाओं की है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों से चल करके विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंच तो गए, लेकिन शायद उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी संघर्ष कर रहा है। उस तबके के लिए रोहित वेमुला क्या है? और जिन घरों के बच्चे विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचना शुरू होते हैं, उन घरों में क्या बातचीत होती है क्या कि रोहित वेमुला को क्यों शहादत देनी पड़ी? उनकी चिंता क्या थी? उनकी लड़ाई क्या थी? रोहित वेमुला का विचार क्या था? क्या रोहित वेमुला सामाजिक न्याय के आंदोलनों के पड़ाव में एक कदम नहीं है? मेरी चिंता ये है, मेरे सवाल ये है कि रोहित वेमुला को लेकर के आज हमारे गाँव में, आज हमारे कस्बों में, आज हमारे घरों में क्या कोई बातचीत है? कितने लोगों की टाइमलाइन पर आज रोहित वेमुला की तस्वीर चस्पा है? किसे याद आती है रोहित वेमुला की? किस रूप में याद आती है? क्या ट्विटर पर एक औपचारिकता निभाने वाली चंद लाइनों के बतौर रोहित वेमुला की तस्वीरें याद आती हैं? या एक वर्ग ऐसा भी बन रहा है जो बहुत शिद्दत से इस अधूरी लड़ाई के अधूरेपन को महसूस कर रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत शिद्दत से कही थी कि बड़ी मुश्किल से यह कारवान यहां तक ले आया हूं, इसे वापस मत जाने देना, इसे आगे ले जाना। अगर आगे न ले जा सको तो इसे पीछे मत जाने देना, वहीं छोड़ देना जहां तक मैंने पहुंचाया है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, यह बात तथागत बुद्ध से लेकर के फूलन देवी तक है।
हम कहीं चूक रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुश्किल है चुनौती, जन आंदोलन नहीं खड़े हो पा रहे, एक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका नहीं बन पा रही जो हम आज बनाना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि एक नई पीढ़ी बहुजनों की ऐसी है जिस नई पीढ़ी के भीतर रोहित वेमुला जिंदा है। एक नई पीढ़ी बहुजनों की ऐसी आ रही है जो यूपी बिहार के गांव गांव तक एक सवाल लेकर चल रही है कि आखिर कब तक और कितने रोहित। हमारे पास तो सोशल मीडिया है, हमारे पास संविधान की बनाई हुई जमीन है जिसमें आंख में आंख डाल करके हम सच कह सकते हैं। और अब तो हमारे साथ समझदारी के लोग हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है साथियों। पूरे जनतांत्रिक परिदृश्य में हमारी लड़ाई एक वैचारिक और सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई है। हम कमजोर नहीं पड़ रहे, दुश्मन मजबूत होता जा रहा। वैचारिक दुश्मन, हमारी भाषा में यह हिंसा नहीं होती है जो मॉब लिंचिंग कराए, हमारी वैचारिकी ही मोहब्बत की वैचारिकी है, सामाजिक न्याय जिसका नाम है। रोहित वेमुला के उस आखिरी पत्र को पढ़िए और तब ये सवाल पूछिए, वामपंथ क्या किस विचार का नाम है? मजलूमों, वंचितों, शोषितों के हक में लड़ने का नाम है। और यही तो हमारे देश के लिए सामाजिक न्याय है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि भारत में वामपंथी जय भीम लाल सलाम सामाजिक न्याय के फ्रेम के भीतर समाहित है। किसान कौन? बहुजन। मजदूर कौन? बहुजन। छात्रों में सबसे कमजोर तबका कौन? सामाजिक रूप से वंचित कौन? सारे लोग बहुजन ही तो हैं। अगर हम अपनी गलती, अपनी चूक, अपने अहंकार, अपनी वैचारिक अस्पष्टता को कबूल करना शुरू करें तो रोहित वेमुला ही नहीं, अनगिनत रोहित वेमुलाओं के साथ जो ज्यादती, जो अत्याचार इस देश में किया गया था, किया जा रहा है और शायद आगे भी किया जाएगा, उसका हम जवाब ले सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं और रोहित के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। रोहित एक आंदोलनकारी व्यक्तित्व था। रोहित अपने कैंपस में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, सामाजिक न्याय के विचारों को लेकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ने का हिमायती युवा था। और आज हम अगर रोहित को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल यही है कि वो जो सफर, वो कारवां, वो साथी हमारा सितारों के बीच, सितारों की यात्रा पर है, लेकिन वो हमारे जहन में भी है, वो हमारे हर नारे में है, वो हमारी उम्मीदों में है। मैं किसान आंदोलन तो मैं सिंघो बॉर्डर पर था, एक बुजुर्ग तकरीबन 70 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। मैंने कहा, बाबा जी आप वापस कब जाएंगे? सरकार करिए वापस चले जाइए, आप मौसम की मार झेल रहे हैं, आप कैसे लड़ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अगर मैं वापस चला गया हार कर तो मेरे आने वाले बच्चे मुझसे लगातार ये सवाल पूछेंगे कि तुम लड़ नहीं पाए, तुम हार गए। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं उस बुजुर्ग किसान के इस जवाब को आज आपके बीच एक सवाल की तरह रख रहा हूं। हम सब समझ रहे हैं कि विश्वविद्यालयों से लेकर हमारे गांव के सड़क चौराहों तक जो राजनीति हो रही है वो हमें बांटने की, हमें भटकाने की, हमें तोड़ने की, हमें कमजोर करने की, हमारे हक को मारने की सारी राजनीति हो रही है। और हम इस खेल को अगर समझ भी रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम एक बड़ी लड़ाई नहीं खड़ा कर पाए, एक बड़ा लोकतांत्रिक जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, तो आने वाली पीढ़ियों के उन सवालों का जवाब हम क्या देंगे, जिन सवालों को वो पीढ़ियां ये कह के पूछेंगी कि तुम्हारे सामने ये सारा कुछ हो रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? हम क्या जवाब देंगे? मैं इस उम्मीद पर अपनी बातचीत को विराम देता हूं। साथी रोहित वेमुला ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे लिए आंसू मत बहाइएगा। हम आंसू बहाने की बजाय अनवरत बहते आंसुओं को पोंछने के लिए, आने वाले कल में किसी के आंसू न बहें इसके लिए, अनगिनत रोहित वेमुलाओं की शहादतों का न्याय मांगने के लिए और सबको सबके हिस्से का हक देने के लिए एक मुकम्मल लड़ाई की शुरुआत में शामिल होंगे। उस जमीन को रचेंगे, उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हिम्मत लेते हैं, एक दूसरे को भरोसा देते हैं और साथी रोहित वेमुला को हम यहीं से क्रांतिकारी सलाम